आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और उसके आसपास फिलहाल तो शांति बनी हुई है, लेकिन अमेरिका जिस तरह के सैन्य कदम इलाके में उठा रहा है, उसको देखते हुए कई विशेषज्ञों को शक है कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह यहां भी कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। या तो ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है या ईरानी नेतृत्व के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई। हालांकि अमेरिका की ओर से बातचीत से पहले मामले को सुलझाने की दलील दी जा रही है। आइए इलाके के ताजा हालात पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ईरान पर किसी तरह के सीधे हमले से इनकार कर रहे हों, लेकिन खाड़ी में उनकी सैन्य तैयारी किसी बड़ी जंग का इशारा कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर ऐलान किया है कि अमेरिका का एक और नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वेनेजुएला की तरह अमेरिका ईरान के इर्द गिर्द न सिर्फ सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है, बल्कि सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी करने जा रहा है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत बनाने के लिए कई दिनों के युद्ध अभ्यास का फैसला किया है, लेकिन अभ्यास की तारीख या सटीक जगह का खुलासा नहीं किया गया है। इससे रहस्य और बढ़ गया है। एक हफ्ते पहले भी ट्रंप ने एक बड़े अमेरिकी बेड़े के ईरान पहुंचने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पश्चिम एशिया पहुंचा। पेंटागन ने पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण इसकी तैनाती की गई है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर युद्धपोत में से एक माना जाता है, यानी क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। कूटनीतिक हलकों में इस तैनाती को युद्ध रोकने की अंतिम कोशिश माना जा रहा है। ईरान ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है, जबकि इजराइल ने इसका स्वागत किया है। हालांकि ट्रंप उम्मीद जता रहे हैं कि ईरान को नए समझौते पर सहमत किया जा सकता है। इस बीच उन्होंने दावा किया है कि बातचीत के लिए ईरानी अधिकारी कई बार संपर्क कर चुके हैं। ट्रंप बार बार ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत करते रहे हैं। हालांकि बातचीत के लिए अमेरिका की अपनी शर्तें हैं। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ समझौते के लिए शर्तें भी बता चुके हैं। इसमें यूरेनियम संवर्धन पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना शामिल है। ईरान भी बातचीत के लिए खुद को तैयार बता रहा है, लेकिन इन शर्तों को खारिज करता है। वहीं ईरान धमकी भी दे रहा है कि अगर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे और इजराइल उसके निशाने पर होंगे। बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी में अमेरिका के बेहद करीबी सहयोगी सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि तेहरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए वो अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगा। इससे पहले यूएई ने भी इसी तरह का बयान दिया था। दोनों देश स्पष्ट कर चुके हैं कि वो किसी भी सैन्य हमले के लिए अपने देश को लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। इस बीच ट्रंप ने इराक को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा, अगर पूर्व प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी की सत्ता में वापसी होती है तो अमेरिका उसे समर्थन देना बंद कर देगा। तो ये ईरान को लेकर के मामला जिस तरह से गर्म हो रहा है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मेहमान जुड़ चुके हैं। एम्बेसडर अनिल वाधवा फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वाधवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वाधवा साहब, जिस तरह से ये अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये ईरान के ऊपर अमेरिकन दबाव है ताकि जो शर्तें हैं अमेरिका की ईरान के ऊपर, उनके ऊपर सहमति बन जाए, युद्ध ना हो। और क्योंकि दो भारी भरकम बेड़े यूनाइटेड स्टेट्स के इस एरिया में पहुंच चुके हैं, तो जाहिर है कि अटेम्प्ट तो यही है कि इससे दबाव बनाया जाए ईरान के ऊपर, ताकि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के जो एम्स हैं वो पूरे हो सकें। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमेरिका की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी अभी बताया, क्या इन शर्तों को ईरान मानेगा? देखिए, ईरान के लिए ये सभी शर्तें बहुत मुश्किल हैं। आखिरी शर्त जो है उसको छोड़ करके आखिरी शर्त यह है कि जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अमेरिका ने डेजिग्नेट किए हैं या जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनको समर्थन देना बंद हो जाए ईरान की तरफ से। लेकिन पहली दो शर्तें हैं जो कि
न्यूक्लियर प्रोग्राम को की कटौती करना, यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर जो जो शर्त है, और फिर उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनमें उनमें कमी करना। तो ये दोनों शर्तें ईरान के लिए मानना बहुत मुश्किल है। उसके ऊपर नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी है। बिना नेगोशिएशंस के ईरान इस पर हामी नहीं भर सकता। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ईरान के लिए ये शर्तें मानना काफ़ी मुश्किल है, तो जिस तरह का वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है और जिस तरह से ईरान की तरफ से भी जवाबी बयान कई सारे आ रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले समय में किसी तरह का कोई सैन्य कार्रवाई, कोई हमला या वेनेजुएला की तरह किसी तरह का कोई मिलिट्री ऑपरेशन क्या देखा जा सकता है क्या वहाँ पर? देखिए, ईरान और वेनेजुएला की स्थिति अलग अलग है। ईरान के पास अपनी खुद की क्षमता है, और हमने अभी देखा कि ईरान ने भी हॉर्मुज जो जल मध्य है उसमें अपनी तैनाती करी है, और ये कहा है कि जो युद्ध अभ्यास है उससे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया जाएगा। दो दिनों के लिए, 27 से लेके 29 तारीख तक। ईरान भी ये दर्शाना चाहेगा कि रीजनल क्षेत्रीय जो उसका जो वर्चस्व है वो अभी भी कायम है, और उसके पास इतनी क्षमता है कि वो कच्चे तेल जो है वहां से जो पास होता है उसके ऊपर अड़ंगे लगा सकता है। वो भी है, और उसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स के काफी जीसीसी कंट्रीज में बेसेस हैं। इसराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। ये सब क्षमता वेनेजुएला के पास नहीं थी। तो ये सिचुएशन दोनों डिफरेंट है। मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है, और इससे जो डायलॉग की जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा मिलेगा। सर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की है। यूएई के नेतृत्व के साथ भी ईरान की बातचीत हुई है, और यूएई की ओर से भी, सऊदी की ओर से भी ये आश्वासन दिया गया है कि ईरान के ऊपर हमले के लिए सऊदी या यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो इलाके में जो जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं, इनमें जो एक तरह की एकता दिख रही है अमेरिका के इस डिप्लॉयमेंट के खिलाफ, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जीसीसी कंट्रीज के लिए बहुत कुछ स्टेक्स पर है। उनके दांव बहुत बड़े हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनकी उनकी जो इकोनॉमीज हैं, अगर ईरान की तरफ से उनके ऊपर हमला होता है और अगर वो युद्ध में शामिल होते हैं, तो उनको मालूम है कि कोई भी हमला उनकी इकोनॉमी को काफी साल पीछे ले जा सकता है। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। दूसरा, जीसीसी की जो कंट्रीज हैं उनके आपस में जो तालमेल है। हालांकि यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच आजकल रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ पर सभी लोग सहमत हैं कि ईरान के ऊपर अगर अटैक हुआ बाहर से, तो उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इसीलिए दोनों देशों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरजमीन यूनाइटेड स्टेट्स के लिए दायरे से बाहर है। सर, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अगर हम देखें तो इजराइल, अमेरिका और जिस तरह से ईरान के खिलाफ फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये देश भी रहते हैं, और इधर जो मुस्लिम देश हैं, इलाके के गल्फ के देश हैं, वो एक तरह से एक हो रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बनाम और इस इलाके के जो देश हैं उनके बीच में ये कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आपको? ये काफी सालों से ये कश्मकश चल रही है, और सभी को मालूम है कि जो खाड़ी के देश हैं और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे देश का, स्पेशली वेस्टर्न कंट्री हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स हो, या फिर इसराइल हो, इनका उनके ऊपर वर्चस्व बना रहे। तो ये कश्मकश काफी सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन अभी इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जी। वो उभर कर सामने आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स पहली बार खुलकर एक दूसरे को का साथ दे रहे हैं, और सैनिक कार्रवाई साथ में कर रहे हैं। इससे वहां पर इन देशों में रिएक्शन हुआ है। और दूसरा जो रीजन है, मैंने आपको बता ही दिया कि इन देशों में अगर युद्ध की स्थिति आती है या ये देश उसमें इन्वॉल्व होते हैं,
तो उनकी इकोनॉमीज पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।